हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन का टर्म है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। आज इससे रिलेटेड बात करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि ये दोनों क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, इसका यूज कब करना चाहिए। ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आने लगेगी, तो आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सेंस कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से है। इसका सीधा मतलब होता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस कितना डिसॉल्व है, कोई सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है, उसके अमाउंट को पता करना या उसके अमाउंट को कुछ इस तरह से रिपोर्ट करना ताकि हमको उस सॉल्यूशन का सर्टेन प्रॉपर्टीज समझ में आने लगे, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आने लगे और सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम आसानी से समझ सकें। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये दोनों टर्म है। इसको ऐसे समझो, सपोज हमारे पास एक सैंपल है 50 मिलीलीटर का, 50 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कोई सब्सटेंस है, ये हमारे पास मौजूद है। तो आप इस सॉल्यूशन के दो पर्सपेक्टिव से आप इंटरेस्टेड होंगे या कोई भी इंटरेस्टेड होगा। पहला होगा कि इस सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या है, ये सॉल्यूशन क्या कंडक्टर है या नहीं है, इस सॉल्यूशन का ए ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर हुआ। यानी पहले पर्सपेक्टिव में यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके लिए हमको ए का एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। वी नीड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ए। तो पहला कंसंट्रेशन इस फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दूसरा, हम लोग अब इंटरेस्टेड है कि अगर इस सैंपल को किसी दूसरे सब्सटेंस से अगर रिएक्ट करा दें, मान लो ए हमारे पास 50 मिलीलीटर है और किसी बी से रिएक्ट करा दें, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा जब कंप्लीट रिएक्शन में चला जाएगा। तो सेकेंड जो पर्सपेक्टिव है, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, जब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप केमिकल रिएक्शंस पे बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो आपको रिएक्ट कराना होगा। इस तरह के केस को हम लोग सॉल्यूशन के केस में आप लोग देखे हैं या जानते भी हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं इस तरह के कैलकुलेशन को, या फिर टाइट्रेशन भी बोलते हैं। एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल को किसी दूसरे सैंपल से रिएक्ट कराना और पता करना उसके अमाउंट या वॉल्यूम को। तो सेकेंड पर्सपेक्टिव केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को जब केमिकल रिएक्शंस कराना है तो अब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए, अब हम लोग को चाहिए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ए, ताकि अगर हमको ये पता चल जाए इक्विवेलेंट अमाउंट तो बी का हम डायरेक्टली उसके बराबर कर दें। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में, इसके बारे में बात भी किया जाता है कि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए का होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी का होगा, बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए। तो इस सॉल्यूशन के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वन रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। अनदर रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए इक्विवेलेंट अमाउंट चाहिए, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ए। और यहीं पर इस कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस है, नॉर्मलिटी। यहाँ पर हम लोग सिंबल ऑफ नॉर्मलिटी इज एन एंड द सिंबल ऑफ मोलरिटी इज एम। यहाँ पर जनरली हम लोग इसको नॉर्मलिटी से मेंशन करते हैं और यहाँ पर हम लोग मोलरिटी से मेंशन करते हैं। तो ये दोनों कंसंट्रेशन का बेसिक डिफरेंस यही है। जब भी केमिकल रिएक्शंस है तो निश्चित रूप से आपके पास अगर कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में है तो वो ज़्यादा सुटेबल है, वो ज़्यादा ईजी है उस पे काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन का जरूरत नहीं है तो मोलरिटी कंसंट्रेशन सफिशिएंट है उसके बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताने में। चूंकि सॉल्यूशन सेम है, इसी का एक रिपोर्ट करने का तरीका है मोलरिटी और एक रिपोर्ट करने का तरीका है नॉर्मलिटी। तो निश्चित रूप से इस दोनों के बीच रिलेशन भी होगा कि अगर आपके पास मोलरिटी है तो नॉर्मलिटी में भी बदल सकते हैं, नॉर्मलिटी है तो मोलरिटी में भी बदल सकते हैं। यानी इस लेक्चर के बाद
ये तो मैंने सिग्निफिकेंस बताया। इस लेक्चर के बाद आप इस पोजीशन में या हम लोग इस पोजीशन में हो जाएंगे कि मोलरिटी या नॉर्मलिटी कोई भी एक टर्म से आगे बढ़ के एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके जो भी प्रॉपर्टी मेजर करना है कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। अब हम लोग देखते हैं कि इस दोनों का एक्सप्रेशन क्या है। तो एक्सप्रेशन कैसे इसको कैलकुलेट करना है। मोलरिटी का मतलब है किसी दिए गए सॉल्यूशन में कितना मोल्स डिसॉल्व है। तो मोलरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का सेंस ये है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स डिसॉल्व है या प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। और इस तरह के केस को बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। और इसी से मिलता जुलता टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये कहता है यहां नंबर ऑफ मोल्स है, वहां हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मोल्स का सेंस या नंबर ऑफ मोल्स से भी है, नंबर ऑफ मोल्स। यहां हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये अंतर है। और नॉर्मलिटी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन। पहले तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। मोलरिटी के लिए मोल्स चाहिए, नॉर्मलिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये हो जाएगा नॉर्मलिटी का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में है तो लीटर में बदलेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। और उसी तरह से ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहला एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा नॉर्मलिटी के लिए ये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत सारा रिलेशन है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक्सप्रेशन है इसी से मिलता जुलता। बस यही ध्यान देना कि नॉर्मलिटी में जहाँ भी इक्विवेलेंट आए वहाँ इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब मोलरिटी में मॉलिक्यूलर वेट एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। जहाँ एक मॉलिक्यूलर वेट है वहाँ इक्विवेलेंट वेट, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, ये देखना एक अलग से लेक्चर में दिया गया है कि इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर का सेंस क्या होता है और कैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग मेजर करते हैं। वैलेंसी फैक्टर को ही हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में किसी सब्सटेंस का कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जिस प्रोपोर्शन में वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो ये ध्यान रखना, ये मोलरिटी का डेफिनेशन हो गया और एक्सप्रेशन, ये नॉर्मलिटी का डेफिनेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों के बीच रिलेशन भी देख सकते हैं। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, हमारे पास क्या क्या रिलेशन है। तो एम इज इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। एक चीज़ ध्यान देना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम एक टर्म है, जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। तो ये सबसे कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही तरह का टर्म है।
अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब अभी हम लोगों ने देखा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, और इक्विवेलेंट वेट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, ऊपर चला जाएगा वैलेंसी फैक्टर, तो W बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो ये टर्म क्या हो गया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल्स, ये हो गया मोल्स, तो मोल बाई वॉल्यूम क्या हो गया, मोलरिटी, यानी ये जो टर्म है ये हो गया मोलरिटी। तो क्या रिलेशन आ गया बिटवीन एन एंड एम, तो एन इज इक्वल टू एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, मतलब एक मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा मालूम है तो पहला। जैसे मोलरिटी मालूम है तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी आ जाएगा। नॉर्मलिटी मालूम है, इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपको मोलरिटी। जैसे एक एग्जांपल देखो, कहीं लिखा हुआ 0.5 m मोलर NaOH सॉल्यूशन, मैं आपसे पूछूं कितना नॉर्मल होगा, तो देखो यहाँ पर बेस है, एक OH माइनस रिप्लेस होगा, यानी बैलेंसी फैक्टर 1 है, तो जब बैलेंसी फैक्टर 1 हो तो n और m इक्वल हो जाता है, तो नॉर्मलिटी भी 0.5। दूसरा केस, सपोज 0.5 m H2SO4 है सॉल्यूशन है, और तब मैं आपसे पूछूं इसका नॉर्मलिटी क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 2H प्लस रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ बैलेंसी फैक्टर हो गया 2। अब देखो ध्यान से, मोलरिटी मालूम है और बैलेंसी फैक्टर मालूम है, क्या निकालना है, नॉर्मलिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.5 इंटू 2 1। तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब मोलरिटी दिया हुआ हो तो बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, नॉर्मलिटी आ जाएगा, और जब नॉर्मलिटी दिया हुआ हो तो बैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसी का ये इंटर कन्वर्सन डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या है। ये भी आपको, ये टर्म आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में नजर आएगा। जनरली मिली इक्विवेलेंट से ही काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है कैलकुलेशन में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में सप्लाई होता है, या लैब में भी हम जाएंगे तो वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर्मलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रिलेशन आ गया n इंटू वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ से अगर ये मिलीलीटर में हो, आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट मिलीलीटर का यूज करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। ओरिजिनल एक्सप्रेशन लीटर है, लेकिन अगर मिलीलीटर पे ही काम करना है और जनरली मिलीलीटर में ही वॉल्यूम सप्लाइड होगा, तो आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट n इंटू भी कर देंगे। इसी से मिलता जुलता टर्म हो जाएगा नंबर ऑफ मिली मोल्स, तो m इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट में वॉल्यूम हम लोग मिलीलीटर में ही छोड़ देते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए वैलिड होगा, वही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट के लिए भी वैलिड होगा। ये अलग बात है कि हमको फिर एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये केवल एक कैलकुलेशन के लिए तरीका है। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा एनालॉजी समझना होगा कि अगर आपके पास मिलीग्राम है और आप इसको बदलना चाहते हैं ग्राम में, तो क्या करेंगे, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, और ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मिलीग्राम को मान लो मिली इक्विवेलेंट और इसको इक्विवेलेंट, यानी मिली इक्विवेलेंट है उससे कितना से डिवाइड कर देंगे, तो मिली इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा इक्विवेलेंट। ये आप रिलेशन ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
चलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का और रिलेशन देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ रिलेशन है क्या, तब उस पर फिर आगे क्वेश्चंस में भी बात करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ग्राम में होना चाहिए। दूसरा आ गया नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि इसको मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। कैसे, वो देखिए, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट को। तो ये वैलेंसी फैक्टर इधर चला जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी इस टर्म के जगह आप मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका एक ये भी है, एक ये भी है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मोल के जगह m इंटू भी कर देंगे इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम भी मोल्स हो जाता है, क्योंकि मोलरिटी बराबर मोल पर लीटर। तो इतना रिलेशन है। दूसरा है, अगर सपोज वॉल्यूम दिया हुआ हो किसी गैस का एसटीपी एनटीपी पे, तो मोल निकाल लेना। मोल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन लीटर बाई 22.4 कर देना, एसटीपी या एनटीपी। इससे क्या निकल जाएगा, मोल्स। मोल निकल गया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस गैस के वैलेंसी फैक्टर से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का ये इतना तरीका है जो आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसमें से किसी एक का भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है नॉर्मलिटी और मोलरिटी का, वो तभी यूज करते हैं जब डेंसिटी और मास परसेंटेज दिया हुआ हो। सपोज किसी क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है d ग्राम पर मिलीलीटर और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये गिवन है लेट x%। जब ऐसा कुछ सिचुएशन आपको क्वेश्चन में नजर आए तो डायरेक्ट मोलरिटी निकाल देना 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये जो बेसिक एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने देखा है उसी के जैसा इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर नॉर्मलिटी निकालना हो तो 10 इंटू डी इंटू एक्स बाई इक्विवेलेंट वेट। ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये दोनों। ये सिचुएशन ध्यान देना। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन पूछ देगा प्योर लिक्विड का मोलरिटी, तो जैसे ही प्योर लिक्विड का अगर क्वेश्चन हो तो इसका मतलब है कि मास परसेंटेज 100% हो गया, इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, तो x का वैल्यू आप ले लेंगे 100। तो उस स्थिति में आपके पास मोलरिटी हो जाएगा 10 इंटू डी इंटू 100 बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी 1000 डी बाई मॉलिक्यूलर वेट। एक बहुत ही जनरल और फेमस क्वेश्चन है, अब बार बार देखे होंगे, फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे ही प्योर वाटर हो गया इसका मतलब 100%, तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर लेना। तो मोलरिटी हो जाएगा 1000 इंटू डी 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 55.55। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एक्सप्रेशन आया कैसे, तो चलिए इसको भी ड्राइव करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है डेंसिटी और मास परसेंटेज। देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं बी हैव, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है डी ग्राम है। ये नेचुरल इस इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन होगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा x%, तो टोटल मास कितना है डी ग्राम, तो डी का x/100। तो मास आ गया, वॉल्यूम आ गया मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है मोल्स,
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, देखो क्या होगा, मोल्स कितना, मास बाई मोलर मास, तो मास है dx बाई 100 बाई मॉलिकुलर वेट, ये हो गया मोल्स, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना 1 इंटू 1000, देखो आ गया, ये 100 से ये कट गया तो ये हो गया 10 dx बाई मॉलिकुलर वेट। ये आसानी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, चाहे मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो, ठीक है। अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि किस तरह के केस में मोलरिटी और नॉर्मलिटी का यूज करना चाहिए। आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा केस ऑफ डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज किया जा रहा है, सॉल्यूट के क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो डाइल्यूशन के केस में m1v1 इज इक्वल टू m2v2, डाइल्यूशन के पहले का मोल्स और डाइल्यूशन के बाद का मोल्स ये चेंज नहीं होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। डाइल्यूशन में आप सिमिलरली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम होगा क्योंकि केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो n1v1 इज इक्वल टू n2v2, तो दोनों में से आप कोई भी एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डाइल्यूशन के केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो, अगर केमिकल रिएक्शन हो और आप चाहते हैं कि मोलरिटी यूज करें, तो आपको यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर बैलेंस रिएक्शन है तभी आप मोलरिटी का यूज करना, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है और आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना चाहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो आप यूज करेंगे n1v1 बराबर n2v2। ये किसी एक सब्सटेंस का भी हो सकता है या डिफरेंट सब्सटेंस का। इसका मतलब है कि मान लो A रिएक्ट विथ B गिव C, तो n1v1 n2v2 का मतलब है कि अगर A और B के लिए सोचते हैं तो n इंटू बी ऑफ A इज इक्वल टू n इंटू बी ऑफ B। अगर A और C के लिए सोचते हैं तो n इंटू बी ऑफ C इज इक्वल टू n इंटू बी ऑफ A इज इक्वल टू n इंटू बी। मतलब जिस सब्सटेंस के बीच आपको रिलेशन लिखना है, आप केमिकल रिएक्शन के केस में अगर अनबैलेंस्ड है या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट n1v1 n2v2 आप यूज कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह का होगा। A और B के लिए ऐसा, A और C के लिए ऐसा, मान लो C D से रिएक्ट कर रहा था, A और D के लिए ऐसा, किसी के लिए भी ये आप इक्वल कर सकते हैं। मोलरिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर हम मोलरिटी से ही यूज कर सकते हैं, आपको लगाना होगा बैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये 1 के लिए और ये 2 के लिए। इससे क्या हो गया, बैलेंसी फैक्टर जैसे ही आप अटैच कर दिए फिर से नॉर्मलिटी हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको मैंने समझाया। आप इसको 1 से 2 बार देख लेना। इससे रिलेटेड एप्लीकेशन का एक दूसरा लेक्चर है, आप इसके बाद उस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। थैंक यू।